जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मानव जनन चैप्टर है, ठीक है। और उसमें जो है नर जनन तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे। तो नर जनन तंत्र को जो है काल के आधार पर जो है 4 समूहों में विभक्त किया गया है। तो उन समूहों को देख लेते हैं। तो जो है इनको जो है 4 समूहों या भागों में विभक्त किया गया है। वो 4 जो है समूह कौन कौन से हैं? पहला तो है हमारे पास एक जोड़ी वर्षण, एक जोड़ी वर्षण जिसको बोलते हैं वन पेयर टेस्टिस। क्या बोलेंगे? टेस्टिस। टेस्टिस ये हमारे पास एक जोड़ी टेस्टिस हो गए। दूसरा कौन सा है? जनन नलिकाएं। जनन नलिकाएं जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव डक्ट्स। क्या बोलेंगे? डक्ट्स यानी कि नलिका। नंबर 3 है हमारे पास जनन ग्रंथियां। जनन ग्रंथियां ग्रंथियां ग्रंथियों को बोलते हैं ग्लैंड्स। क्या बोलेंगे? ग्लैंड। नंबर 4 है हमारे पास बहिजननांग। बहिजननांग जिसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक। और अब हम बात करेंगे एक जोड़ी, सबसे पहले एक जोड़ी वर्षण की। पहला है हमारे पास जो है वर्षण, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वर्षण में क्या होता है? वर्षण जो है नर का जो है प्राथमिक जनन अंग है। क्या है? नर का प्राथमिक जनन अंग है। प्राथमिक क्यों है? क्योंकि जो है हमने अभी जो है बताया कि इनको जो है कार्य के आधार पर विभक्त किया गया है। और प्राथमिक इसलिए है क्योंकि यह जो है युग्मक यानी कि शुक्राणु का निर्माण करता है तथा लैंगिक हार्मोन्स जो है लैंगिक हार्मोन जिसको बोलते हैं एंड्रोजन, जो है लैंगिक हार्मोन है उसका जो है निर्माण करता है। तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? प्राथमिक जनन अंग। क्या है ये हमारे पास यह नर का प्राथमिक जनन अंग है। क्या है? प्राथमिक जनन अंग। क्यों है? क्योंकि यह इसका कार्य युग्मक निर्माण यानी कि शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु निर्माण निर्माण व लैंगिक हार्मोन, लैंगिक हार्मोन हार्मोन लैंगिक हार्मोन कौन है? जैसे कि एंड्रोजन। एंड्रोजन एंड्रोजन ये हमारे पास लैंगिक जो है हार्मोन है। इसको टेस्टोस्टेरॉन भी बोलते हैं। टेस्टोस्टेरॉन का जो है श्रावण श्रावण करता है। श्रावण या जो है सिक्रेशन जिसको बोलेंगे, या संश्लेषण भी करता है, ठीक है। तो इसको जो हमने प्राथमिक अंग जो है जनन अंग क्यों बोला? क्योंकि यह शुक्राणु यानी कि नर युग्मक है। शुक्राणु क्या है? नर युग्मक है, उसका निर्माण करेगा। और जो है लैंगिक हार्मोन एंड्रोजन जो है पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन जिसको बोलते हैं का निर्माण है और निर्माण व श्रावण करता है, ठीक। इतनी बात हमने कर ली। अब अगर इसके साइज की बात करें, अगर साइज की बात करते हैं, साइज यानी कि आकार। आकार में इसकी लंबाई जो है इसकी लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर लंबाई, तथा इसकी चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ाई। ये हमारे पास वर्षण की जो है लंबाई और चौड़ाई। आकार में अगर हम बात करिए इसकी, तो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबाई है और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ाई है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं यह कहाँ स्थित होता है। स्थिति की बात करेंगे। स्थिति में इसकी बात करते हैं तो यह जो है वर्षण कोश में उपस्थित होता है, जो कि पहले तो जो है पेट में जो है भूरी अवस्था में जो है जब 7 मंथ का होता है, उदर गुहा से निकलकर जो है स्क्रोटम यानी वर्षण कोश में आता है। क्या लिखेंगे? यह ये 7वें मंथ यानी कि 7वें मंथ
7वें महीने में उदर गुहा से निकलकर वर्षण कोश में आ जाता है। तो यह कब आता है? वर्षण कोश, इसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। शुक्राणु का निर्माण कब होगा? जब शरीर के जो है ताप से जो है वर्षण कोश का जो है इनका जो है तापमान जो है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होगा, तभी क्या हो पाएगा? शुक्राणु का निर्माण। इसीलिए इनको जो है वर्षण कोश में ही रहना होता है। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। क्या बोलेंगे? स्क्रोटम। इसका जो है ताप नियमन में दो पेशियां होती हैं जो ताप में नियमन को में जो है सहायता करती है। ताप नियमन में कौन कौन सी होती है? एक तो क्रीमेस्टर पेशी होती है, दूसरी डार्टस पेशी। कौन सी? नंबर 1 होती है क्रीमेस्टर। क्या बोलेंगे? क्रीमेस्टर पेशी। दूसरी होती है डार्टस पेशी। ये क्या करती हैं? इनके जो है शुक्र जो है वर्षण का जो है तापमान नियमन में सहायक होती हैं, क्योंकि सर्दियों में क्या हो जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं, और जो है गर्मियों में जो है शिथिल हो जाती हैं, यानी कि शिथिल होना यानी कि ढीली होना। ठीक है, ये दोनों पेशियां ये पेशियां सर्दियों में संकुचित या सिकुड़ जाती हैं, संकुचित तथा गर्मियों में शिथिल हो जाती है। इतनी हमने इसके जो है वर्षण के बारे में बात कर ली। अब हम इसके जो है वर्षण की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वर्षण की आंतरिक संरचना। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है? यह नर का प्राथमिक जनन है, क्योंकि यह शुक्राणु का निर्माण करता है, और लैंगिक हार्मोन जैसे एंड्रोजन, जिसको टेस्टोस्टेरॉन भी बोलते हैं, इसका निर्माण करता है। और आकार में लंबाई 4 से 5 तथा 2 से 3 चौड़ाई होती है। उसके बाद 7वें महीने में जब होता है, तब यह उदर गुहा से निकलकर जो है वर्षण कोश में आ जाते हैं। ठीक, वर्षण कोश में आ जाता है, जिससे इसका ताप नियमन में 2 प्रमुख पेशियां होती हैं। कौन कौन सी? क्रीमेस्टर पेशी और डार्टस पेशी। ये दोनों पेशियां क्या करती हैं? सर्दियों में क्या हो जाती हैं? सिकुड़ या संकुचित हो जाती हैं, तथा गर्मियों में शिथिल हो जाती हैं। ठीक है, तो इतनी इसकी हमने बात कर ली। अब इसको थोड़ा रफ करेंगे और इसके जो है आंतरिक संरचना पढ़ेंगे। आंतरिक संरचना में क्या होता है? हमारे पास जो है कुछ इस प्रकार से वर्षण दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये आंतरिक संरचना हम बना रहे हैं। ठीक है, ठीक। अब ये इसमें कुछ पालियां हैं। क्या है? ये कुछ पालियां हैं। इनको क्या बोलते हैं? वर्षण पालियां। क्या बोलेंगे? वर्षण पालियां। क्या बोलते हैं? वर्षण पालियां। ये हमारे पास जो है वर्षण पालियां, जिसको जो है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो इसको लिख भी सकते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल। ये हमारे पास जो है वर्षण पालियां। इनकी संख्या कितनी होती है? 200 से 250 इनकी जो है संख्या होती है हमारे पास। कितनी होगी? जो है प्रत्येक वर्षण में जो है वर्षण पालियां यानी कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, इनकी संख्या कितनी होती है? 200 से 250 होती है। उसके बाद इन्हीं जो है वर्षण पालियों में क्या होती है? शुक्रजनक नलिकाएं होती है। क्या होंगी? शुक्रजनक नलिकाएं। क्या होंगी? शुक्रजनक नलिकाएं। ये हमारे पास शुक्रजनक नलिकाएं, इनको क्या बोलते हैं? शुक्रजनक नलिकाएं। क्या बोले? जनक नलिका।
इसको सेमिनिफेरस ट्यूबल्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूबल। क्या बोलेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूबल, शुक्रजनक नलिकाएं। ये प्रत्येक पाली में कितनी होती हैं? ये प्रत्येक पाली में जो है शुक्रजनक नलिकाओं की संख्या 1 से 3 कितनी होती है? 1 से 3 जो है इनकी जो है संख्या होती है। कितनी होगी? प्रत्येक वर्षण पाली में शुक्रजनक नलिकाओं की जो है संख्या कितनी होती है? 1 से 3 होती है। कितनी होगी? 1 से 3 होती है। इसका काम क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण करना। क्या करना होता है? शुक्राणु का निर्माण करना होता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूबल्स के बारे में अभी पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। तो पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बाद आगे जो है इसकी संरचना निकलेगी, उसको क्या बोलते हैं? रेटे टेस्टिस। क्या बोलेंगे? रेटे टेस्टिस। क्या बोलते हैं? रेटे टेस्टिस। रेटे, जिसको क्या बोलते हैं? वर्षण जालिका। वर्षण जालिका। क्या बोलते हैं? वर्षण जालिका। रेटे टेस्टिस, इसकी जो है लंबाई इसकी संख्या जो है लगभग कितनी होती है? हमारे पास जो है 10 से 15 इसकी जो है संख्या होती है, ठीक। रेटे टेस्टिस। अब इसके बाद कौन सी संरचना निकलेगी? अब इसके बाद जो है कुछ इस प्रकार से संरचना सभी से निकलेंगी, जिसको क्या बोलेंगे? वासा इफ्रेंसिया। क्या बोलते हैं? वासा इफ्रेंसिया, जिसको बोलते हैं शुक्रवाहिकाएं। क्या बोलेंगे? शुक्रवाहिकाएं। शुक्रवाहिकाएं, हमारे पास ये शुक्रवाहिकाएं जिनको बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। इन तीनों जो है ये तीनों नलिकाएं हैं। क्या हैं? ये तीनों नलिकाएं हैं। ये तीनों ऐसी नलिकाएं हैं जो कि वर्षण के भीतर उपस्थित हैं। क्या है? ये शुक्रजनक नलिकाएं जिसको सेमिनिफेरस ट्यूबल्स होते हैं, और उसके बाद जो है रेटे टेस्टिस वर्षण जालिका, और वासा इफ्रेंसिया, ये तीनों ऐसी नलिकाएं जो वर्षण के भीतर उपस्थित होती हैं। क्या है? ये तीनों वर्षण के भीतर उपस्थित होंगी। और इसके बाद जो है आगे जो संरचना निकलेगी उसको क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस, जिसको अधिवर्षण बोलते हैं। तो इसको थोड़ा रफ करेंगे तभी जो है हम बता पाएंगे यहाँ पर जो है रेटे टेस्टिस। अब यहाँ तक आप इसको लिख सकते हैं, ठीक। तो आगे थोड़ा रफ करेंगे। इससे जो है एक संरचना निकलती है कुछ इस प्रकार से। ये हमारे पास जो है संरचना निकली, इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो संरचना है इसको क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस, यानी कि अधिवर्षण। क्या बोलेंगे? अधिवर्षण। इस संरचना को अधिवर्षण, एपिडिडाइमिस। इसके 3 भाग होते हैं, कैपट, क्वाडा, कार्पस। कैपट, क्वाडा, कार्पस। मध्य वाले भाग को कार्पस, ऊपर कैपट, नीचे वाले क्वाडा, ठीक। ये अधिवर्षण, इसको एपिडिडाइमिस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एपिडिडाइमिस, ठीक। उसके बाद जो है ऊपर की ओर जाएगी ये नलिका, जिसको क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। कुछ इस प्रकार से घूम जाएगी। क्या होगा? कुछ इस प्रकार से घूम जाएगी। इस वाली नलिका को क्या बोलेंगे? वासा डिफरेंसिया। क्या बोलेंगे? वासा डिफरेंस या वासा डिफरेंसिया। इसको जो है शुक्रवाहक कहते हैं। क्या बोलेंगे? अभी हमने पढ़े वासा इफ्रेंसिया, उसको क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिका। इसको क्या बोलेंगे? शुक्रवाहक। क्या बोलेंगे? शुक्रवाहक। शुक्रवाहक। शुक्रवाहक, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? वासा डिफरेंसिया। क्या बोलेंगे? वासा डिफरेंसिया। उसको क्या बोलते थे? यहाँ पर जो है नलिका वासा इफ्रेंसिया। वासा इफ्रेंसिया और वासा डिफरेंसिया, यानी कि शुक्रवाहक और शुक्रवाहिकाओं को जोड़ने वाली संरचना कौन सी है? एपिडिडाइमिस, जिसको क्या बोलते हैं? अधिवर्षण। क्या बोलते हैं? अधिवर्षण, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, वासा एंड डिफरेंस। इसको कौन सी संरचना? शुक्र वासा इफ्रेंसिया और वासा डिफरेंसिया को जोड़ने वाली संरचना कौन सी है? एपिडिडाइमिस। अब ये कैसी, इसको कैसे पहचाने? ये आरोही क्रम में होगी। कैसे क्रम में होगी? आरोही, यानी ऊपर की ओर जाए। और ये एक वर्षण है, उधर से भी एक वर्षण की इसी प्रकार से संरचना होगी। इस प्रकार से, इसी प्रकार से संरचना होगी, और कुछ इस प्रकार से खुलेगी। ये ऊपर हमारे पास जो है क्या है? मूत्राशय है। क्या है? मूत्राशय। इसको क्या बोलते हैं? मूत्राशय। मूत्राशय। क्या है? मूत्राशय। हमारे पास ये क्या है? यूरेटर, जिसको क्या बोलेंगे? यूरेटर। अब ये जो शुक्रवाहक, शुक्रवाहक क्या बोलते हैं? शुक्रवाहक। शुक्राशय, सॉरी, क्या बोलेंगे? शुक्राशय। क्या बोलते हैं? शुक्राशय। इनर
सेमिनल वेसिकल शुक्राशय। ये कितनी होती है? एक जोड़ी, यानी कि 2 होती हैं। इसके बाद ये बाहर की ओर खुलेगी, इसको क्या बोलते हैं? स्खलन नलिका। क्या बोलते हैं? स्खलन नलिका। स्खलन नलिका, इसको क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट। उसके बाद जो है ये यूरेथ्रा। क्या आएगा? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा को यूरेथ्रा ही बोलते हैं। उसके बाद जो है बाहर की ओर खुलेगी, जिसको क्या बोलते हैं? सिस्न। क्या बोलेंगे? सिस्न। इसको जो है पेनिस बोलते हैं। तो हमारे पास ये क्या हमने पढ़ लिया है अभी तक? ये क्या? शुक्राणुओं का एक पथ का कार्य करेगा। ये हमारे पास पूछा जाता है कि शुक्राणुओं का पथ बताइए, और कौन सी नलिका किस नलिका को आपस में जोड़ रही है। तो ये उन नलिकाओं को जो है अभी जो है पूरा जो है विस्तार से नहीं पढ़ेंगे। अभी जो हमने एक चित्र के माध्यम से बताया कि जो है यहाँ पर जो है ये हमारे पास क्या है? वर्षणपालियाँ। ये कितनी होती हैं? 200 से 250। इसको जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उसके आगे ये संरचना निकलेगी, इसको क्या बोलते हैं? रेटेटेस्टिस। क्या बोलेंगे? रेटेटेस्टिस। उसके बाद वाली ये वाली संरचना, इसको क्या बोलते हैं? इसको हमने ये वासा इफ्रेंसिया बोला था। फिर ये बाहर जाकर खुलेगी, इसमें इसको क्या बोलते हैं? अधिवर्षण। उसके बाद जो है शुक्राशय, सॉरी शुक्रवाहक। क्या बोलेंगे? शुक्रवाहक, जिसको बोलते हैं वासा डिफरेंस। वासा डिफरेंस और वासा इफ्रेंस को जोड़ने वाली संरचना इपिडिडाइमिस। ये बाहर जाकर एक जो है कर्व बनाएगी, जिसके ऊपर खुलेगी, जिसको बोलते हैं स्कनल नलिका आगे, और यूरेथ्रा, और आगे सिसन। ठीक। अगर हम इसके जो है शुक्राणु के पथ की बात करें तो इसको जो है थोड़ा रफ कर लेंगे, और शुक्राणु के पथ का जो है लिख लेंगे। ठीक। पथ जो है शुक्राणु के पथ के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है कहाँ से बनेंगे? सेमिनिफेरस, शुक्रजनक नलिका। शुक्रजनक नलिकाएं। इसको बोलते हैं सेमिनिफेरस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। उसके बाद जो है ये आगे जाके रेटेटेस्टिस में खुलती हैं। शुक्रजनक नलिकाएं कहाँ जाएंगी? रेटेटेस्टिस, जिसको बोलते हैं वर्षण जालिका। क्या बोलते हैं? वर्षण जालिका। क्या बोलेंगे? वर्षण जालिका। वर्षण जालिका। ये वर्षण जालिका कहाँ जाएगा? हमारे पास जो है जिसको बोलते हैं वासा डिफरेंसिया, जिसको बोला था हमने शुक्रवाहिकाएं। क्या बोला था? शुक्रवाहिकाएं। और उसके बाद एपिडिडाइमिस। क्या बोला था? अधिवर्षण। अधिवर्षण के 3 भाग होते हैं। अधिवर्षण के कितने भाग होते हैं? 3। बीच वाला कार्पस होता है, नीचे वाला क्वाडा होता है, ऊपर वाला कैपेट होता है। ठीक। उसके बाद अधिवर्षण के बाद शुक्रवाहक। उसके बाद जिसको वासा डिफरेंस बोलते हैं, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंसिया इसको बोलेंगे, रेटेटेस्टिस। ठीक। शुक्रवाहक कहाँ खुलेगा? जाकर स्खलन नलिका। क्या लिखेंगे? स्खलन नलिका। ये स्खलन नलिका से पेनिस, यानी कि ये शरीर से बाहर निकल जाता है। ये आपको जो है शुक्राणुओं का जो है पथ बिल्कुल एजिटी याद रखना है। इसमें से जो है कुछ सवाल कुछ इस प्रकार से बनेंगे, जो है वर्षण जालिका तथा अधिवर्षण को जोड़ने वाली संरचना, जिसको बोलते हैं शुक्रवाहिकाएं। और ऐसे बोल देंगे शुक्रवाहक तथा शुक्रवाहिकाएं की जो है जोड़ने वाली संरचना अधिवर्षण। तो ये हमारे पास जो है शुक्राणुओं का पथ हो गया, शुक्रजनक नलिका, और उसके बाद रेटेटेस्टिस, उसके बाद जो है वासा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंसिया, इजैकुलेटरी डक्ट, पेनिस। ठीक। यूरेथ्रा के माध्यम से पेनिस। तो ये हमारे पास शुक्राणु का पथ हो गया। अब इसके बाद जो हम शुक्रजनक नलिकाओं का चित्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शुक्रजनक नलिका का। तो इसको जो है थोड़ा रफ करेंगे। कुछ इस प्रकार से होती थी, जिसको बोलते थे, कुछ इस प्रकार से जो है हमारे पास जो है पालियाँ होती थी, जिनको क्या बोलते थे हम? वर्षण पाली। कुछ इस प्रकार से होती थी। ठीक। क्या बोलते थे उनको? वर्षण पाली। फिर उसमें क्या होती हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कुछ ये इस प्रकार से, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है। क्या है? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जिनको क्या बोलते हैं?
शुक्रजनक नलिकाएं। तो इनको जो है हम अभी पढ़ेंगे। इनको जो अगर काटेंगे तो इनकी जो है कुछ अनुदैर्ध्य काट का चित्र कुछ इस प्रकार बनेगा, उसको अभी जो है बना रहे हैं, जिसको बोलते हैं नंबर। ठीक, तो इसमें ये हमारे पास जो है भीतरी भाग हो गया, और ये इस इंटरस्टेशियल स्पेस है, अंतराली अवकाश। और इस जो है ये हमारे पास सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनमें जो है हम संरचना बना रहे हैं। तो इनको जो है देखिए, ये हमारे पास जर्म सेल है। कौन सी सेल है? जर्म सेल। ये कौन सी कोशिकाओं की बनी होती है? घनाकार। कौन सी कला की? घनाकार। जर्म सेल घनाकार कला ऊतक की। और ये जो है बड़ी बड़ी कोशिकाएं हैं, जो बड़ी बड़ी कोशिकाएं हैं, ये किस ऊतक से बनती हैं? ये स्तंभाकार ऊतक से बनती है। ये हमारे इसी प्रकार से इसमें भी संरचना होगी, इसमें भी संरचना इसी प्रकार से होगी। तो कुछ इस प्रकार से संरचना होगी। एक बड़ी कोशिका होगी, दो मतलब दो या तीन बड़ी कोशिकाएं होंगी, जिनको क्या बोलते हैं? स्तंभाकार ऊतक से बनी होती है। और ये छोटी छोटी कोशिकाएं, जिनको क्या बोलेंगे? जर्म सेल। क्या बोलते हैं? इधर लिखे दे रहे हैं जर्म सेल, जनन कोशिका या जर्म सेल, जर्म कोशिका, कोशिका। इसका काम क्या होता है? यह मियोसिस करके, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होगा इसमें, मियोसिस, मियोसिस, MEIOSIS, मियोसिस होगा। मियोसिस करके जो है शुक्राणु का निर्माण करता है, शुक्राणु, जो हमारे पास स्पर्म जिसको बोलते हैं, शुक्राणु। क्या बोलेंगे? स्पर्म, यानी कि शुक्राणु हमारे पास जो है शुक्राणु का निर्माण करेगा। कौन करेगा? जर्म कोशिका। किस ऊतक से बनी होती? घनाकार उपकला ऊतक से बनेंगी, जिसको बोलते हैं, जो इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा, और इससे शुक्राणु बनेगा। उसके बाद जो है ये लंबी लंबी कोशिकाएं हैं। कौन सी हैं? ये लंबी कोशिकाएं हैं, जिनको क्या बोलते, ये हमारे पास जो है ऊपर जो है बड़ी वाली कोशिका को क्या बोलते हैं? सरटोली से कोशिका, सरटोली कोशिका, सरटोली कोशिका। इसको क्या बोलते हैं? नर्स सेल भी बोलेंगे। क्या बोलते हैं? नर्स सेल। इसका कार्य जो है क्या करना होता है? शुक्राणु को पोषण करना, शुक्राणु को पोषण प्रदान करना, पोषण प्रदान करना। ये क्या करती है? शुक्राणु को पोषण प्रदान। इस ये जो है हमने भीतरी भाग पढ़े। अब इसके जो है बाहर की ओर पढ़ेंगे। किसके ओर? बाहर की, बाहर की ओर ये कुछ कोशिकाएं हैं, और ये कुछ इस प्रकार से कोशिकाएं हैं। तो इन कोशिकाओं को क्या बोलेंगे? ये तो हमारे पास लीडिंग कोशिका है। कौन सी कोशिका है? लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका, कोशिका। इसका काम होता है टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन निर्माण, एंड्रोजन निर्माण, हार्मोन, हार्मोन संश्लेषण। ठीक, क्या होता है? लीडिंग कोशिका एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण, निर्माण। उसके बाद ये क्या है? प्रतिरक्षी कोशिका। कौन सी है? प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी। ये क्या करती हैं? प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। क्या करेंगी? शुक्राणुओं को प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं। ठीक, तो हमने जो है शुक्रजनक नलिकाएं का जो है एक चित्र बनाया है। उसमें देखा हमने जो है भीतर की ओर जो है एक संरचना है, उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं हैं। कौन कौन सी होती है? एक जो है बड़ी कोशिका लंबी है, वो किस ऊतक से बनी होती है? स्तंभाकार ऊतक, जिसको क्या बोलते हैं? सर्टोली कोशिका। क्या बोलेंगे? सर्टोली, जो कि शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है, जिसको जो है इसीलिए नर्व सेल कहते हैं। और जो है छोटी छोटी ये कोशिकाएं हैं, इनको क्या बोलते हैं? जनन कोशिका या जर्म सेल। क्या बोलेंगे? जनन कोशिका या जर्म सेल। ये घनाकार उपकला ऊतक की बनी होती है। किस ऊतक की बनी होंगी? घनाकार उपकला ऊतक की। और इनमें जो है क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि मियोसिस। उससे क्या बनेगा? शुक्राणु बनेगा। और अब इसके बाहर की ओर ये एक संरचना है, ये एक कोशिका है, इसको क्या बोलते हैं? लीडिंग कोशिका, जो मुख्य रूप से एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का जो है निर्माण करेगी। और उसके बाद जो है ये छोटी छोटी कोशिकाएं जो क्या करती हैं? प्रतिरक्षी हैं कोशिकाएं। प्रतिरक्षी कोशिका प्रतिरक्षा प्रदान करेगी शुक्राणु को। ठीक, तो हमने जो है शुक्रजनक नलिकाओं के बारे में पढ़ लिया। अब इसके आगे जो है बात करेंगे, इसको थोड़ा रफ करेंगे, इसको लिख लीजिए आप। अभी तक हमने जो है बात कर ली है, जो अब इसके जो वर्षण तथा उसके जो है नलिकाएं के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे जनन ग्रंथियां और जो है बहिर्जननांग, यानी कि एक्सटर्नल जेनिटलिया, और इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। तो इनके बारे में हमें सबसे पहले बात करेंगे। नंबर एक कौन सी होगी? एक जोड़ी, एक जोड़ी, जोड़ी शुक्राशय, शुक्राशय, इसको सेमिनल वेसिकल भी बोलते हैं। ठीक, और नंबर दो प्रोस्टेट, एक ही होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक, अब उसके बाद नंबर तीन कौन सी होगी? काउपर्स, एक जोड़ी काउपर्स ग्रंथि, एक जोड़ी काउपर्स, काउपर या काउपर्स
या बल्बो यूरेथ्रल भी इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बल्बो यूरेथ्रल। क्या बोलते हैं? बल्बो यूरेथ्रल। बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ठीक, क्या बोलेंगे? ग्रंथि। ये हमारे पास 3 जो है ग्रंथियां हो गई। कौन कौन सी? एक जोड़ी शुक्राशय और प्रोस्टेट और जो है एक जोड़ी कॉपर। ये ग्रंथ होती है जो मूत्राशय के पीछे होती है। कहाँ होती है? मूत्राशय के पीछे। जो है ये मूत्राशय के पीछे होगी। ये जो है वीर का जो है कितना 60 से 70% जो है भाग वीर का बनाता है। 60 से 70%। इसका जो है 25 से 30%, 30%। और बाकी जो है लगभग ये 5% जो है बीज का निर्माण करता है। ठीक, तो ये हमारे पास जो है तीनों के ये जो शुक्राशय है मूत्राशय के पीछे होगा, प्रोस्टेट ग्रंथ मूत्राशय का आधार, और जो है काउपर्स जो है ये मूत्राशय के आगे की ओर। ठीक, तो ये हमारे पास 3 ग्रंथियां हो गई। इनके जो है स्राव को क्या बोलते हैं? स्राव को क्या बोलते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। क्या बोलते हैं? सुक्रिय द्रव्य। क्या बोलेंगे? ये कितना निर्माण करता है? 60 से 70%, ये 25 से 30%, ये लगभग 5%। तो स्राव को क्या बोलते हैं? सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा। क्या बोलेंगे? सेमिनल प्लाज्मा। सुक्रिय द्रव्य। ठीक, क्या बोलते हैं? सुक्रिय द्रव्य। इसमें क्या होता है? ईंधन के रूप में जो है फ्रक्टोज शर्करा होती है, फ्रक्टोज, तथा और जो है इसमें कैल्शियम आयन भी होते हैं, और जो है कुछ एंजाइम होते हैं। क्या होंगे? कुछ एंजाइम, कुछ एंजाइम्स। ये हमारे पास जो है स्राव में उपस्थित होता है। अगर जो है शुक्राणु प्लस जो है सुक्रिय द्रव्य, जिसको सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? सेमिनल प्लाज्मा। ये मिलकर क्या बनाते हैं? वीर बनाते हैं। क्या बनाएंगे? वीर। क्या बोलेंगे? वीर। तो ये इतना जो है हमारे पास जनन ग्रंथियों में है। अब इसके बाद हम बात करते हैं बहिर्जननांग, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसमें क्या होता है? सिसन आता है। ठीक, तो सिसन के बारे में पढ़ लेंगे। तो इसको थोड़ा सा सिसन, इसके बारे में बात करते हैं। सिसन में जो है एक विशेष प्रकार के जो है ऊतक होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? इरेक्टाइल ऊतक। इसमें इरेक्टाइल ऊतक, इरेक्टाइल को उत्तेजक भी बोलते हैं। उत्तेजक ऊतक होते हैं। इनमें क्या होता है? ब्लड जो है भर जाता है, तो क्या हो जाते हैं? इरेक्ट यानी कि सीधे हो जाते हैं। फूला हुआ भाग, इसका जो है फूला हुआ भाग क्या कहलाएगा? फूला हुआ भाग शिश्न मुंड कहलाता है। क्या बोलते हैं? शिश्न मुंड। ठीक, शिश्न मुंड। और जिसके आगे जो है एक जो है त्वचा की लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं? शिश्न मुंड को जो है ढकने के लिए शिश्न मुंड के ऊपर त्वचा को अग्र आच्छद कहते हैं। क्या बोलते हैं? अग्र आच्छद। जनन तंत्र को पूरा पढ़ लिया है। अगला नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना।